लेकिन मेडिकल साइंस वो सर कौन सी मेडिकल साइंस है जो साइंस ही नहीं है। उसी डॉक्टर के मुंह पे खुश्की चढ़ती है तो उस वक्त वो लोशन ले रहा होता है, फेस पे ड्राइनेस आ जाती है तो कुछ टिप ही दे दें। वो दूध की मलाई ले लें। काली मिर्च घर में होती है, खून में शुगर आई 400, डॉक्टर ने उसको दवाई दी तो दोबारा शुगर टेस्ट हुई 4-6 घंटे के बाद आ गई 150 पे। मरीज जो है वो खुश हो गया, घर वाले खुश हो गए, डॉक्टर वैसे ही खुश है। कमाल है, अंग्रेजा नहीं है दवाइयाँ। मास्टरबेशन के नुकसान क्या हो सकते हैं? आप बात करें तासीर की, लेकिन मेडिकल साइंस बहुत सारे डॉक्टर्स वो सर कौन सी मेडिकल साइंस है जो साइंस ही नहीं है। अच्छा, वो जिस डॉक्टर की बात करते हैं आप उसको गिजा की किताब नहीं पढ़ाएगी, वो क्या कहेगा? मिजाज वो कहता है तासीर, कोई ठंडी गर्म नहीं होती। उसको ये पता है कि मौसम ठंडा आ गया, मौसम गर्म आ गया, मौसम सर्द आ गया, मौसम खुश्क आ गया, ये उसको पता है। जब उसके मुंह पे, उसी डॉक्टर के मुंह पे खुश्की चढ़ती है तो उस वक्त वो लोशन ले रहा होता है पाउंड्स की और मुख्तलिफ चीज़ों की। वो क्यों लगा रहा होता है? मुख्तलिफ किस्म की वैज़लीन क्रीमें लगा रहा होता है, क्यों लगा रहा होता है? ड्राइनेस आ रही होती है ना। तो मौसम मौजूद है, फितरत नेचर आपको उसको सबक दे रही या नहीं दे रही? है नहीं, गर्मी है, सर्दी है, खुश्की है, तरी है, सब कुछ है ना। तो फिर ये कहाँ से आ गया कि जी वो नहीं मानते? आपने बात की कि फेस पे ड्राइनेस आ जाती है तो कुछ टिप ही दे दें। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, मेडिसिन खा रहे होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा सा फॉर्मूला, बहुत अच्छा। ये जिनके पिंपल्स निकलते हैं ना चेहरे पे, कील मासे छाइयाँ, और बच्चे उसको ऐसे ऐसे करके खुजली करते हैं या दबा देते हैं और उसमें से वो पीप रेशा निकालते हैं। दूध की मलाई ले लें। दूध होता है, दूध की मलाई जो ऊपर आती है उबालने पे, वो दूध की मलाई ले लें 3-4-5 चम्मच, जितना का आपके फेस के ऊपर उसका वो बन जाए। काली मिर्च घर में होती है, फिलफिल स्याह भी इसको कहते हैं। काली मिर्च साबुत लेनी और उसमें से खूबसूरत चमकदार किस्म के जो दाने हैं अच्छे वाले वो निकाल लेने। उनको निकाल कर आपने किसी चट्टू वट्टे में हाथ से कूट कर उसको पीसना है। पीसने के बाद उसको किसी खर्र में डाल के उसको अच्छी तरह रगड़ा लगाना है और उसके बाद उसको बहुत बारीक करके आप जो औरतों के पास वो दुपट्टा होता है क्रेप का, उस दुपट्टे में से ऐसे करके उसको आप ऐसे ऐसे छानेंगे, दुपट्टा छान करेंगे तो दुपट्टे के नीचे से जो उसका पाउडर निकलेगा वो मैदे की तरह बड़ा बारीक और मुलायम होगा। जो ऊपर मोटा हो दाना या मोटी मिर्च रह जाए उसको फिर आप खर्ल कर लें और फिर उसमें से निकाल लें। अब ये वाला जो पाउडर है ये आप अपने पास किसी भी डब्बी में कहीं भी किसी जगह पर रख लें। आपने 1 चम्मच चाय वाला इसका तीसरा हिस्सा, चम्मच का तीसरा हिस्सा आपने वो पाउडर लेना है काली मिर्च का जो वो दुपट्टा छान हुआ, और आप 3-4 चम्मच अपने चेहरे के मुताबिक आपने लेप करना है इस मलाई का। तो जितनी आपके चेहरे के मुताबिक ज़रूरत हो उतने चम्मच मलाई ले लें और उसके अंदर आप ये पाउडर जो है ना तीसरा हिस्सा चम्मच काली मिर्च का सिरप वो उसमें मिक्स करके अच्छी तरह मैश कर लें और इसको अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह ऐसे ऐसे करके, जैसे वो आजकल स्क्रब किया जाता है और मुख्तलिफ चीज़ें मार्केट में आ गई हुई हैं, इस तरह से आप इसको कर लें। रात को सोते वक्त आप इसको कम से कम 1 घंटा चेहरे पर लेप करें और 1 घंटे के बाद नीम गर्म पानी के साथ मुंह धो लें। उसके बाद कोई क्रीम वैसलीन कोई चीज़ चेहरे पर नहीं लगानी, कुछ नहीं लगानी, सो जाएं। आपका 5-7 दिनों में, हफ्ते के अंदर आपके कील मासे छाइयाँ, वो जो दाने पिंपल्स बनते हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे बग़ैर किसी और जो हम केमिकल्स और मुख्तलिफ चीज़ें मलते हैं उसके बगैर, और ये आपका मसला ठीक हो जाए। तो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज़ को देख के डिफरेंट प्रोसीजर्स करवा रहे होते हैं, जैसे कि एस्थेटिक्स के लोग जो काम कर रहे हैं, हाइड्रा है, बहुत सारे केमिकल पीलिंग है, उससे भी फेस पे निखार लेके आते हैं। तो क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखते हैं? आपकी साइंस और उस साइंस में कितना? देखिए, एक चीज़ कन्फर्म है, केमिकल जो भी है वो हमारे लिए हार्मफुल है, चाहे हम उसको लोकल अप्लाई करें कहीं भी बॉडी पे या हम उसको इनटेक करें, दोनों सूरतों में वो हार्मफुल है। वो हार्मफुल तो है। तो आप फिर इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स कितने अरसे बाद नज़र आएंगे, जो कि अभी तक तो कोई इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया कोई कंपनी? सर बात पता है क्या, इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिनके साथ साइड इफ़ेक्ट हैं या हुए, हाँ, वो कभी भी अपने आप को किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं ला रहे, मंजरियाम पर नहीं ला रहे। मैं डेली पेशेंट देख रहा हूँ और डेली पेशेंट्स में 2-4 ऐसे होते हैं जो ये खुद कहते हैं कि डॉक्टर ने साडे नाल कीता की है। अच्छा, लेकिन जब मैं कहता हूँ आएँ, मैं किसी को मैं आपको किसी पॉडकास्ट पे भेजता हूँ,
जितने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं, मैं आपके पास किसी को भेज दूं, क्या आप उसको नहीं बिठाएंगे? क्या आप उसकी बात नहीं सुनाएंगे? सुनाएंगे। लेकिन तैयार कोई नहीं है सर, आने के लिए तैयार आने के लिए तैयार कोई नहीं, बैठने के लिए तैयार कोई नहीं। सही है। तो ये तो फील्ड बहुत ग्रो कर रही है और एक मार्केट में सर बात पता है क्या है, ये वो मसला है कि जहाँ पे हम ये कहते हैं ना कि वो किसी का, वो एक कहावत है पंजाबी दी, किसी का मुंह लाल वेख के अपना चपेड़ा मार के लाल कर लो, ये हो रहा। अच्छा, हर कोई इसके पीछे है। वो ये नहीं देख रहा कि मैं खा क्या रहा हूँ, जो खा रहा हूँ उसका इम्पैक्ट चेहरे पे आना है, वो क्या है, वो खा क्या रहा है, वो खुराक नहीं देख रहा। वो सिर्फ इस पे है कि बस पार्लर जाना है, फलां जगह पे जाना है और मैंने अपने आप को ये टिप टॉप इस तरह से कर लेना है। खुराक अपनी वो कर लें जो आपकी है, जो आपके खित्ते की चीज़ें पैदा हैं, और उसको भी ये जो हमने मुख्तलिफ केमिकल खाद्य स्प्रे जो कुछ लगा दिया हुआ है, इससे अब हमने तो अपनी धरती माँ को, ज़मीन को बंजर कर छोड़ा हुआ है। वो बगैर खाद के मुझे दिखाएं फसल क्या करती है आपकी। हमने झाड़ बढ़ा लिया खाद्य लगा के, लेकिन असल क्या हुआ, बीमारियाँ। सही। आपकी सिगरेट कितना बड़ा एक अलमिया है हमारे यहाँ कि सिगरेट के ऊपर, डब्बी के ऊपर हुकूमत वक्त ने सब कुछ लिखवा दिया, फिर भी मुझे बताएं सिगरेट मंशियात का गेटवे है कि नहीं है? सारी मंशियात का गेटवे सिगरेट से है। बिल्कुल, नो डाउट। तो सिगरेट पे पाबंदी नहीं लगनी, उसके ऊपर आप कैंसर लिख दें, उसके ऊपर जो मर्जी लिख दें, आप उसके ऊपर लिख दें मौत का दूसरा नाम, आप उसके ऊपर कब्र की तस्वीर बना दें, फिर भी लेकिन सर जो निकोटीन पे लग गया हुआ है ना, उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि उसके ऊपर क्या बना हुआ है। सही। उसको तलब हो रही है। सर वो मुल्क हैं जो अपने मुल्क में उन चीज़ों को बैन करते हैं जो इंसान के लिए हार्मफुल है। सही। ऐसे मुल्क हैं। अभी मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, गिनी बिसाओ के साथ, मैं अनकरीब उसका अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, बहरहाल चले, अनकरीब मैं उनके प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर होने जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बड़ी आज़ाद की बात है पाकिस्तान के होते हुए। और जिस तरह से जो उनको मैं चला रहा हूँ, वो उनके प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ हर कोई हफ्ते बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद मेरे साथ जूम मीटिंग पे होते हैं। लास्ट जो मेरी जूम मीटिंग हुई उनके साथ इंडिविजुअली, सर 48 मिनट प्राइम मिनिस्टर उनके जो है वो सुबह 10 बजे आए और पाकिस्तानी टाइम 3 बजे का था। अच्छा। तो वो अपने ऑफिस आके बैठे, आते ही डायरेक्ट मेरे साथ जूम मीटिंग पे 48 मिनट प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो एंगेज रहे हैं मेरे साथ। सही है। तो वहाँ मसाइल बहुत हैं और वो कहते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हमने अपने यहाँ पे गुर्बत के होते हुए हमने यहाँ पे बीमारियों को ख़त्म करना है। वो बताइए कैसे होंगी? और वो एक एक बात को सुनना, अमल करना चाहते हैं प्रैक्टिकली, और वो इसके लिए स्टैंड ले रहे हैं वहाँ पे। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, तिब में ये भी कहा जाता है ना कि पानी से बहुत सारी बीमारियाँ इसका इलाज है। पहले स्टार्ट में भी आपने बात की, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जिनको पानी के दुरुस्त तरीके से पीने से की जा सकती हैं? निहार मुँह आप बात करते हैं कि पानी, उसकी क्या अफादियत है, कुछ लोग कहते हैं जी पानी नहीं पीना चाहिए, इस पे आप क्या कहते हैं? देखें, एक बात तो ये है कि ये जो ट्रेंड एक आया पीछे कुछ अर्सा पहले कि सुबह सुबह उठ के 4-4 गिलास, 6-6 गिलास पानी पिए, ये इंसान के अपने लिए नुकसानदेह, उसको इतना पानी नहीं पीना। ठीक। हाँ, हमने ये देखा कि सुन्नत तरीका क्या है। सुन्नत तरीका आका अलैहिस्सलाम का ये है कि पानी को चुस्कियाँ लेकर पियो, चुस्की आए। आप गौर करना है कि चुस्की ताज़ा की आएगी, ठंडे की आएगी या गर्म की आएगी। ऑब्वियसली गर्म की चुस्की आएगी। ये मैं आपके सामने क्यों मंगवाया? बिल्कुल। मैंने, आपने कहा ना अपने लड़के को कि ये पानी गर्म दे दो, तो आजकल चूंकि गर्म का रवाज पता है क्या है कि ठंडा नहीं, गर्म से मुराद रूम टेम्परेचर नॉर्मल वाला गर्म। जब वो लेकर आया, मैंने एक सिप लिया तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा गर्म हो सकता है यानी प्रॉपर इसमें से धुआं निकलता हो। तो बात ये है कि वो वाला। अब सवाल ये है कि सुबह उठकर बीमारों को या हम दूसरों को कह रहे हैं कि एक गिलास गर्म पानी आप ज़मीन पे उकड़ूं बैठ के, कुकड़ूं किस तरह? उकड़ूं जिस तरह हम फ्लश पे बैठते हैं, कमोड पे नहीं, सीट पे नहीं, जिस तरह हम बाथरूम में फ्लश पे WC पे बैठते हैं पाँव पे, उस तरह बैठ जाएं। 5 मिनट ज़मीन पे बैठे रहें, यानी आप अपने बेड से उतरे तो कमरे में जहाँ भी आप नीचे उस पे पाँव पे बैठ जाएं, 5 मिनट घड़ी देख के बैठे रहें और एक गिलास गर्म पानी जिसमें ज़रा थोड़ा सा
तेज़ गर्म हो, ज़रा चुस्की लेके आए, तो आप 1 गिलास पानी जो है वो रोज़ाना उठ के पीना शुरू कर दें। ये जितने लोग इसबगोल के छिलके रोज़ खा रहे हैं, जितने लोग इस वक्त कब्ज़ और गैस और कई मसाइल का शिकार हैं और उनके रफ़ा हाजत और कई इश्यूज़ हैं, उनको उनके अपने मसले पेट के जो है वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे सिर्फ उठ के इस तरफ बैठ के पानी पीने। 70% लोग तो गैस का शिकार हैं, कंप्लेंट यही करते हैं। तो ख़त्म होगी ना, सोल्यूशन बताएं कि ख़त्म क्या होगी, यही करें पानी ना। के अलावा और क्या लें? आपको पता है मोज़े तांग ने क्या किया था? मोज़े तांग लीडर था चाइना का जी। उसने क्या किया था? वहाँ पे तो वो ट्रेंड है, पानी लोग गर्म। उसने कौम को कहा था बीमारियां बहुत थी, गुर्बत बहुत थी, हफ्ता हफ्ता उनको खाने को मुयस्सर नहीं था आज के चाइना को, सही, चाइनीज़ को उस दौर में। उसने कहा बीमारियां बहुत हैं, दूसरे मुल्कों से दवाइयां भी मंगाई जाती हैं, पैसा बहुत जाता है। उसने कौम के लोगों को इकट्ठा किया और उनको कहा कि पूरी कौम इत्तफाक कर ले मेरी बात पे। क्या उसने कहा कि उसने कहा कि बीमारियों के ऊपर जितनी दवाइयों पे पैसा खर्च होता है ये हम बचाते हैं, और दवाइयों से पैसा बचाएंगे तो ये पैसा हम किसी काम में लगाएंगे तो हम तरक्की करेंगे, और फिर हमारे पास इतना रिज़्क आएगा, इतनी दौलत, इतनी फरावानी हो जाएगी कि आप रोज़ाना पेट भरकर खाना चाहोगे तो रज के खाओगे। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब, जो हमारे बीमार हैं हम उनको तड़पता छोड़ दें या उनको इसी तरह बीमार रहने दें और उनको मरने दें? उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। उसने कहा फिर इनका इलाज क्या है? उसने कहा सिर्फ गर्म पानी पे पूरी कौम को लगा दो, पूरी कौम ऐसे खड़ी हो जाए। सर वो कौम है, कौम में चाहिए, हजूम नहीं चाहिए। यहाँ हजूम है, कौम कहाँ है? वो कौम थी, खड़ी हो गई। सर पानी गर्म पीना शुरू किया, आज तक गर्म पी रहे। ये आपका सी पैक जब बन रहा था सिब्बी जैकबाबाद के अंदर, जो चाइनीज़ काम कर रहे थे उनके साथ जिन पाकिस्तानियों ने काम किया है उनको उनसे पूछ के देख लें। वो कहते हैं जी चाइनीज़ वहाँ पे सिब्बी जैकबाबाद की गर्म तरीन इलाके में, जो खित्ता एशिया का बड़ा गर्म है, वहाँ वो कहते हैं जी वो क्या पानी पीते थे? वो गर्म पानी पीते थे, और हम कहते थे यक ठंडा पी पी के। मुझे ये बताएं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपकी गाड़ी के पैड जो है, ब्रेक पैड गर्म हो जाएं तो गाड़ी रोक के आप इंतज़ार करेंगे या उस पर पानी डाल देंगे ठंडा करने के लिए? अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? किसी मकानिक से पूछ लें, फिर क्या होगा? क्या होगा? तो यहाँ यही बात है कि हम ठंडा पानी पी के, ठंडे मशरूबात पी के हम अपने मैदे को, अपने जिगर को, जिगर फैटी होगा, गुर्दों पे असर होगा, आपकी बॉडी पे होगा, आपका फैट रुकेगा, आपके जिस्म में मोटापा आएगा, आपके जिस्म में फासद मादे रुकेंगे, फिर आप बेशुमार बीमारियों का शिकार होंगे। तो गर्म पानी पीने में क्या मुसीबत है भाई, क्या मसला है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की गुर्दों की, तो मुझे याद आया चूँकि ट्रेंड है, पार्टीज़ होती हैं, लोग पार्टी पिल्स भी बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, जो ज़्यादातर इस मसाज की, तो इससे क्या गुर्दों पे असर हो सकता है? बहुत सारे लोग तो कंप्लेन करते हैं गुर्दे फेल हो जाते हैं। सर कन्फर्म है, आप कोई भी केमिकल वाली चीज़ जो भी हम इनटेक करेंगे वो केमिकल हमारे मैदे से जिगर ने मेटाबोलाइज किया, खून में डाल दिया। खून हमारा सर्कल करते हुए हर आधे घंटे में 28 से 32 मिनट में हमारे गुर्दों में पहुंचता है, और गुर्दों के अंदर फिल्टर नेफ्रॉन लगे हुए हैं, हम उन नेफ्रॉन के साथ खेल रहे हैं। नेफ्रॉन चोक हो रहे हैं, स्वेल कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, सोज आ रही है, उनके अंदर चोक हो जाते हैं और वो अपना काम करना छोड़ रहे होते हैं। उसके बाद प्रोटीन आना शुरू हो जाती है गुर्दों से। डॉक्टर आज का कहता है कि किसी तबीब के पास नहीं जाना, किसी हकीम के पास नहीं जाना, किसी होम्योपैथ के पास नहीं जाना। क्यों? क्योंकि ये कुश्ता देंगे या ये आपको स्टीराइड देंगे। मैं आपको प्रेस्क्रिप्शन दिखा सकता हूँ डॉक्टर्स की, नेफ्रोलॉजिस्ट की, सुन लीजिएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट की, कि वो किडनी के प्रोटीन के पेशेंट्स को 4-4 गोलियां डेल्टा कॉर्टल खिला रहे हैं, और दिन में 4-4 दफ़ा खिला रहे हैं 16 गोलियां। वो जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो खिला रहा है, और इल्ज़ाम किस पे दे रहा है? वो तो हकीमों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि स्टीरॉयड तो दिए जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, सुन लें, अभी हम चलते हैं किसी भी पाकिस्तान के, चैलेंज करता हूँ आप, किसी भी पाकिस्तान के होम्योपैथिक दवासाज इदारे में स्टीरॉयड कोई नहीं बनती, स्टीरॉयड नहीं बनती नहीं। किसी भी तिब के जो दवाइयाँ बना रहे हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, जो नेचुरल रेमेडीज़ के साथ जो दवाइयाँ बन रही, देसी दवाइयाँ जिनको आप रूटीन में कहा जाता है, किसी भी दवासाज इदारे के अंदर कोई स्टीरॉयड नहीं बनती। क्यों लगाते हैं? नहीं बनती। बना कौन रहा है? बना रहा है इन्हीं के फार्मास्यूटिकल कंपनियां। यही डॉक्टर लिख रहे हैं, कौम को ये खिला रहे हैं, और उसके बाद इल्ज़ाम जो है वो दूसरे पे दे रहे हैं। सही। तो देखना पड़ेगा कि जो 4-4 16 गोलियां खिलाए। अच्छा, अगर नेफ्रोलॉजिस्ट गोलियां 16 खिलाए
तो गुर्दे फेल नहीं होंगे। तो ज़ाहिर बात आप पैरासीटामोल भी कुछ अरसे खाते रहें तो आपकी किडनी, तो आपको पता है पैरासीटामोल बैन हो चुकी हुई है, 7 साल हो गए पाकिस्तान में, लेकिन अभी भी चल रही, लोग खा रहे हैं। तो किसी फार्मासिस्ट से पूछें कि लिवर का पेशेंट खास तौर पे, मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया, एविडेंस के साथ बात करूंगा। हाँ, लाहौर का एक बहुत बड़ा मारूफ हॉस्पिटल, बहुत बड़ा, उसके अंदर एक लिवर ट्रांसप्लांट करने वाला डॉक्टर सर्जन जो कि लिवर के लास्ट मोमेंट पे पेशेंट पहुंचा हुआ है, कैंसर डिक्लेयर है लिवर का, और लिवर सुकड़ चुका हुआ है, सोराइसिस है, और वो उसको ट्रांसप्लांट भी कह चुका हुआ है, और उसके बावजूद मेरे पास उसकी प्रेस्क्रिप्शन है कि वो उसको 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 3 टाइम उसको पैरासीटामोल लिखी हुई है। अल्लाह। और उसके बाद उसने उसको पीपीआईज भी लिखी हैं जो कि गलत हैं, और उसके बाद उसने उसको वहाँ पे उसने उसको राइजक भी लिखा है जो कि गलत है। अब ये फार्मासिस्ट बता सकता है कि ये क्या है। आप किसी फार्मासिस्ट को किसी दिन बुला के तो उससे पूछें कि ये क्या है, वो कहेगा कि इस डॉक्टर ने इस पेशेंट के साथ इस लेवल पे जानते हुए समझते हुए टेस्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड के समेत इस डॉक्टर ने इसके साथ जान से खेलने की कोशिश की है या नहीं। ये फार्मासिस्ट से पूछें, वो जवाब देगा, एविडेंस मैं प्रूव कर दूंगा आपको। वो डॉक्टर शायद आम रूटीन में कहीं पता नहीं 4-6 लाख तनख्वाह ले रहा था, जब उस हॉस्पिटल में गया, उस मारूफ हॉस्पिटल में गया, तो मेरा ख्याल है कि उसकी तनख्वाह जो है वो उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल। और उसके काम मैं दे सकता हूँ, एविडेंस मेरे पास है। और मेरे पास कॉपीज हैं। क्या कंडीशन है, आप उसको अगर ट्रीट कर रहे हैं? सर वो बेहतर हुआ, कैंसर पे है, और अभी उसके फर्दर कोई टेस्ट इन्वेस्टिगेशन डॉक्टरों ने उस पर डाला हुआ है उसको। वो मेरे पास ओपिनियन के लिए आया था, और मैंने जो मेरे पास क्वालिफाइड फार्मासिस्ट बैठती है, मैंने उसके सामने उसकी टेबल नशिस्त करा दी फ्री में कि आप इनसे पूछ लें कि ये क्या करेंगी आपकी दवाइयाँ, ये जो खा रहे हैं ये कितनी नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है। अच्छा, अब बात पता है क्या यहाँ ये हो रहा है, सीटी स्कैन, MRI, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी और बायोप्सी, इस पर सर्च पेपर छप चुका है, वर्ल्ड के जर्नल्स में छप गया। उस जर्नल्स में जो चीज़ छप जाती है रिसर्च पेपर, वो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है। उस रिसर्च को कोई नहीं पढ़ रहा, वहां तक कोई नहीं जा रहा, वो चीख कर ये कह रही है कि ये 7-8 इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल्स, ये तशखीसी आलात नहीं है, ये तशखीस करने का तरीका नहीं है। उसने कहा कि ये कॉज बाय कैंसर और स्प्रेड बाय कैंसर, तो अगर कैंसर है तो बढ़ा देगा, और अगर नहीं है तो हो जाएगा। अब ये देखें, इस कौम का अलमिया, हम नेचुरोपैथ या तबीब जुबान देखकर, कट्स देखकर बता देंगे कि इसको मैदे का अल्सर है, और डॉक्टर आज का कहता है, आपका जो वो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वो कहता है नहीं पहले एंडोस्कोपी कराओ। एंडोस्कोपी, एक कैमरा अंदर गया और उसने बाद में बताया, उस पे ऊपर लाहौर में जो रेट चल रहा है 45,000 रुपया तो डॉक्टर साहब एंडोस्कोपी का, और उसके बाद जो उसके अंदर से वो कट करके मैदे को पीस छोटे छोटे कट करके, और जो उसकी बायोप्सी करवाना चाह रहा है, वो जो पीस उसने छोटे छोटे मैदे में काटे और लैब में भेज दे, ये जो कट लगाए मैदे के अंदर, वो जख्म हुए या नहीं हुए, तो कौम जो है वो 50-60 हज़ार रुपया देकर एंडोस्कोपी और बायोप्सी करवा कर वो कट लगवाने गई या तशखीस करवाने गई, ये कौम ने खुद सोचना है। इन्होंने करना है तो करें, मैं नहीं कहता। लेकिन ये तो आपको बड़ा क्रिटिसाइज करे। एक वीडियो आपकी H. pylori वाली वायरल है जिसमें आप कहते हैं जी वो जब अल्सर हो जाता है, पीप बन जाती है, फिर बंदा वॉशरूम में भागता है, तो वो लॉजिक उनको पसंद नहीं आई। उसको लॉजिक को आप किस तरह से दोबारा से काउंटर करें? सारी लॉजिक पसंद नहीं आई तो इनको नहीं आ रही ना सर। ये आप केस देख लें, आप इस तरह के पेशेंट्स देख लें, बेशुमार पेशेंट हैं। अब ये वीडियो जब से मैंने उसको आसान लफ्जों में वायरल की ना, मैंने तो ये बात आपकी एक्सेप्ट की है, लेकिन मेडिकल सर मेडिकल वाला नहीं करता तो ना करे ना। मेडिकल वाले मैं आपको बता दूं, अब मेरे पास आइए, मैं आपको डॉक्टर की फाइलें दूं। सही, क्रिटिसाइज करना यहाँ बैठ के किसी और को बड़ा आसान है। मैं आपको डॉक्टर की फाइलें दे सकता हूँ अपने पास, जो प्रोफेसर है, MBBS डॉक्टर है, कुछ भी हैं, वो अपने इलाज के लिए मेरे पास आ रहे हैं और वो इस पे बात पे ऑन कर रहे हैं, ठीक है सर आई एग्री, इलाज करें, वो इलाज करवा रहे हैं। क्रिटिसाइज करना और बात है, जिसकी कि छोड़े क्या कहना है, जिसकी दुकान हिलेगी उसको मसला बनेगा, परेशान होगा, वो तो परेशान होगा ना कि मेरे लिए क्या है। सर बात यह है कि तशखीस
जिस कमरे में सीटी स्कैन की एमआरआई की मशीन लगी है उसमें वो डॉक्टर क्यों नहीं खड़ा होता? खुद मरीज को डाल दिया वहाँ पे, भेज दिया, लटा दिया, और ख़ुद वो उस कमरे में जाता नहीं, क्यों? वो भी खड़ा हो ना, आधा घंटा 15 मिनट उसके साथ खड़ा तो हो, खड़ा होता है। एक डॉक्टर ने तो बल्कि आपके खिलाफ वीडियो भी बनाई, वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर साहब की वीडियो अगर देख के आप डायबिटीज़ की मेडिसिन छोड़ देते हैं तो कल को आप मरते हैं तो हम पे ना डालिएगा, डॉक्टर साहब को मुझे ट्रीट कराइए। अच्छा, वो डॉक्टर जो भी है, कोई भी हो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं जवाब दे देता हूँ, टेक्निकल जवाब दूंगा, समझ आइएगा। 1960 में डॉक्टर जेरार्ड, एक डॉक्टर जेरी हैं, कैनेडियन है, अमेरिकन बेस्ड है, उसने 1960 में नज़रिया दिया था जो आज भी है। उसने कहा था कि उस वक्त इंसुलिन अभी बनने जा रही थी, इंसुलिन आने की सोचा जा रहा था, पब्लिक में एक मैसेज फैल रहा था कि कोई इंसुलिन बनने जा रही है, कोई इंसुलिन टीका आएगा और वो शुगर के मरीजों को बड़ी जल्दी जल्दी पता नहीं क्या करेगा। उसने उस वक्त नज़रिया दिया का सर ये इंसुलिन रेजिस्ट करेगा, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी और ये गलत है। उसके नज़रिए को किसी ने नहीं माना, नज़रिया आज भी स्टैंड करता है और आज वो बातें प्रूव हो रही हैं। आप ज़रा यहाँ एक लगाइएगा, इस जगह पे एक क्लिप लगाइएगा गूगल से उठा के, इंसुलिन रेजिस्टेंस, गूगल पे लिखिएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस और इमेजेस को क्लिक कीजिएगा, आपके सामने मुख्तलिफ तस्वीरें खुलेंगी। सही, आप उसमें चेक कीजिएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और 8, 10, 15 बीमारियां लिखी होंगी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये 15 बीमारियां कौम को कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही हैं। दूसरी बात, कौम के साथ आंग मचोली खेली जा रही है, वो कौम को नहीं पता, डॉक्टर को पता है। क्या है वो ये है कि मिसाल के तौर पे आप किसी मरीज़ का खून का टेस्ट करवा के देखें, अगर उसकी खून में शुगर आई 400, अच्छा, फर्ज करें 400 आ गई, फास्टिंग कोई भी हो, अच्छा, किस रैंडम सही, रैंडम ही सही, 400 आ गई, उसके बाद डॉक्टर ने उसको दवाई दी, गोलियां या टीका कुछ भी दिया, तो दोबारा शुगर टेस्ट हुई 4-6 घंटे के बाद आ गई 150 पे। मरीज जो है वो खुश हो गया, घर वाले खुश हो गए, डॉक्टर तो वैसे ही खुश है, हाँ भी ठीक होगी, कमाल है। मैं ये कौम से पूछता हूँ कि आप गौर क्यों नहीं करते कि वो किस बात पे खुश है। वो कहता है जी मेरी 400 से 150 पे आई तो मेरी 250 कम हो गई, कम हुई ना 250, वो इस बात पे खुश है कि 250 कम होगी। मैं ऐसे कहता हूँ चले ओके, ये जो 250 कम हुई, ये खून में पहले 400 थी, फिर खून में 150, तो खून में से 250 गायब हो गई, वो कहाँ गई? वो कहाँ गई? कहाँ गई? वो आपके खून में से निकाल कर उसने बॉडी के डिफरेंट सेल के अंदर, सेल में ठोंस ठोंस कर भर दी, छुपा दी। जैसे घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए तो हम मुख्तलिफ चीज़ें बिखरी होती हैं, तो हम कोई चीज़ें बेड के नीचे, कोई सोफ़े के पीछे, कोई इधर उधर कोनों खुदरों में लगा कर ऊपर चादर शादर डाल के चीज़ों को आर्जी तौर पर डंप कर देते हैं। घर से बाहर नहीं वो गई। आपके पाँव कट रहे हैं, 2.5 लाख पाकिस्तानियों के गैंग्रीन आ रहा है, 2 लाख पाकिस्तानियों के अंगूठा, पाँव, आधा पाँव, टांग, आधी टांग, पूरी टांग कट रही है। क्यों कट रही? शुगर का इलाज नहीं है जो हो रहा है। आपके पास क्या इलाज है शुगर? शुगर बीमारी है या इलामत है? अलामत है। तो फिर बीमारी किसने बना दिया? मैं तो उसको अलामत समझता हूँ। तो इलामत है ही इलामत, हाँ। है ही इलामत। और शुगर की 3 किस्में हैं, ये 2 नहीं है जो ये कहते हैं टाइप 1 और टाइप 2। तीसरी कौन सी आप है? ये है ही नहीं। पहले ये तो समझ लेना ये क्या डिफाइन करें। ये है कि जो टाइप 1 है वो कहते हैं टाइप 1 वो है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 2 वो है जो कि आपको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। ठीक, इसके अलावा उसमें एक और भी होती है जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ भी होती है, तो हमल के दौरान वक्ती तौर पे आती है, एक वो भी है। अच्छा, अब 2 तो इनके पास है ना, टाइप 1 और टाइप 2 जी। इसके अलावा और कौन सर सी? मैं अपनी बाद में बताऊंगा ना, तिब के मुताबिक बाद में बताऊंगा, पहले ये 2 अंडरस्टैंड करने दें कौम को भी कि जो टाइप 1 है ये कहा जाता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट है और दूसरे को कहा जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, गोलियों पे रहेगा। हाँ। अब एक इंसुलिन डिपेंडेंट और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ऐसे ही है। अब जिसको इंसुलिन पे लगाया गया वो टाइप 1 है और जिसको गोलियों पे लगाया गया टाइप 2 है। अब जब इसकी इंसुलिन लगा लगा के भी कंट्रोल नहीं हो पा रही तो इसको साथ गोलियां शुरू करा दी गई। और ये जो गोलियों पे था शुरू से, ये गोलियां खाते 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 एक वक्त आया गोलियों से अब कंट्रोल नहीं हो रही, 4-4, 6-6 भी खा के देख ली, डॉक्टर ने खिला दी। अब इसको साथ इंसुलिन भी शुरू करा दी। तो मुझे भाईजान आप बता दें
ये दोनों टाइप इसमें और ये दोनों टाइप इसमें कैसे हो गई अब? हाँ, इसका कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। इसका जवाब डॉक्टर ही कोई दे दे। ये तो बता दे ना कि एक मरीज में अब 2 टाइप्स कैसे हो गई। सही। सारे कंट्रोल करने के चक्कर में अब दोनों हरबे इस्तेमाल करके देख लिए, पहले एक पे, फिर उसको गोलियों पे लगा दिया, उसको साथ टीकों पे लगा दिया, तो फिर ये दोनों टाइप से उसमें कैसे हो गई? वो एक वक्त में एक ही टाइप का पेशेंट होगा ना, 2 तो नहीं होंगी कि 2 हो जाएंगी। नहीं, एक ही है ना। हाँ। तो फिर एक है तो फिर दूसरी क्यों? डिफाइन उस तरह दूसरी से। क्यों सर? आप जवाब दें फिर इसका। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये भी साथ जानना चाह रहा हूँ, आपने हाँ, जैसे अब मैं आपको बता फितरत देता की हूँ बात कि कर ये रहे हैं, तीन शुगर की किस्में हैं। तीसरी क्या थी? सर वो इनसे नहीं है ना। तिब क्या कहती है? टिप क्या कहते? तबीब क्या कहता है? 3 किस्में हैं शुगर की, एक एक्टोमॉर्फ डायबिटीज, एक मीजोमॉर्फ डायबिटीज और एक एंडोमॉर्फ डायबिटीज। सर तिब की अपनी थ्योरी है ना, उसने अपनी से बात करनी है, नेचर पे बात करनी। अब मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ सही। आपको। पब्लिक में, लोगों में 3 तरह के मरीज मिलेंगे, और कमेंट्स ले लें सबसे। कौन से? एक वो होगा जिसके सिर्फ खून में शुगर आ रही, वो किसी भी वक्त स्पाइक कर सकती है, ये हो गया। खून में आ रही है। एक दूसरा वो मरीज है जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही है। दूसरा हो गया जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही। अब जिसके खून में आ रही है, पहला जिसके खून में आ रही है, इसके पेशाब में नहीं आ रही। और एक ये है जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही, उसके खून में नहीं आ रही। लेकिन एक तीसरा मरीज भी है जिसके खून और पेशाब दोनों में आ रही है। तो ये 3 पेशेंट्स हैं आपको दुनिया में मिलेंगे। अब इनमें सही शुगर का मरीज कौन सा है? वो कौन सा? जिसके सिर्फ पेशाब में आ रही, ब्लड वाला नहीं है। उनके ब्लड में बढ़ रही है, उसके भी ब्लड में बढ़ रही है, और जिसके खून और पेशाब दोनों में आ रही है उसके भी बढ़ रही है। लेकिन बढ़ने का डायरेक्ट फैक्ट कोई और है। सही। सिस्टम को सिस्टमैटिकली ठीक कर लें, वो वैसे ही शुगर के पेशेंट नहीं है। और अगर आप 100 मरीज इकट्ठे कर लें कहीं भी शुगर के, तो शायद 100 में से आपको 2 या 3 मिलेंगे जो असल शुगर के मरीज हैं, जिनके सिर्फ पेशाब में आ रही हो। सही। 1 घंटा 10 मिनट की होगी इसको वाइंड। हाँ, क्लोजिंग की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि पाकिस्तान में बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इन बीमारियों पे आपकी कोई रिसर्च है, या जो आप नेचर की बात करते हैं, फितरत की, तो पहले भी तो बीमारियां थीं, अब बीमारियां बढ़ी हैं या कम हो गई हैं साइंसी इजादात के बाद? आप क्या समझते हैं? सर ये जो नाम नेहाद साइंस है ना, इसके आने से, इसके होने से आपकी बीमारियों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हुई। 20 लाख पाकिस्तानियों के गुर्दे 1 साल में ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तो स्टैट्स हैं। तो किसने किए? कौन कर रहा है? जो दवाइयाँ बैन है, पेन किलर अंधाधुंध खिलाई जा रही हैं, कौन खिला रहा है? एक तो कौन patient लिख रहा है? खुद भी कर रहा है, और वो सर जो खुद कर रहा है ना, मैं कहता हूँ अच्छा सेल्फ मेडिकेशन गलत है? गलत ही है। गलत है। ओके, अब मुझे इसका जवाब दीजिएगा आप। अगर सेल्फ मेडिकेशन एक बंदा उठता है, वो खुद मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई ले लेता है, तो वो गलत है। गलत है। वो खुद खा रहा है। हाँ। तो जो आपका डॉक्टर लिख रहा है वो किसके पूछने पे लिख रहा है? अगर एक बंदा उठकर मेडिकल स्टोर पे जाके और वहाँ जो 2-3 लड़के खड़े हैं सेलमैन, उसको पूछता है कि यार मुझे फलां मसला है तो कौन सी दवाई कोई मुझे दे दो, तो वो अपने हिसाब से कोई दवाई दे देता है। तो इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन गलत हो गई। और जो डॉक्टर के पास मेडिकल रैप आके कंपनी के बता रहा है, हाँ, वो तो एक दूसरा पहलू है ना। नहीं तो वो ठीक है, वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं। तो डॉक्टर क्या कर रहा है? वो भी गलत है, वो फार्मासिस्ट का काम है। तीसरा डोज scenario ये है कि सुजेस्ट, सर डोज सुजेस्ट करना भी फार्मासिस्ट का काम है। तो फिर अगर ये तरीका इलाज इतना ही अच्छा है, तो फिर फार्मासिस्ट का रोल लेकर आए ना बीच में। हाँ, ये रोल तो होना चाहिए। तो रोल लेके आए ना। Worldwide ये चल रहा है। जितने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किए बैठे हैं, जितने एमफिल और पीएचडी किए बैठे हैं, वो बेचारे नौकरी लभ रहे ने 50,000 दी लभ जे बड़ी गल है। बेरोजगार, बिल्कुल ऐसे बेरोजगार है, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने मेरी बेटी ने भी किया, मेरी बेटी ने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की, उसके बाद अब आगे उसने एमफिल कर लिया यूसीपी से। हाँ, कोई नौकरी नहीं, कोई चक्कर नहीं। लेकिन मुझे पता था, मैंने उसको पता क्यों करवाया, क्योंकि मैंने उसको तिब की तरफ लेके आना था। मैंने उसको तिब की डिग्री करवाई और साथ उसको मैंने ये 2 चीज़ें इजाफी करवाई। अब वो बैठी हुई तिब की प्रैक्टिस करती है और साथ वो उसका जो फार्मूला देखती है ना, तो वो बताती है कि इस डॉक्टर ने, वो जो मैं आपको बता रहा था कि उस डॉक्टर ने क्या किया, उसने उसको पैरासीटामोल भी 2-2 गोलियां एक दिन में 6 खिलाई, जिसका लिवर एंड स्टेज पे है। हाँ, ये तो बड़ा और उसके बाद उसने उसको पीपीआईज भी खिलाई और उसके बाद उसने उसको राइजक भी लिखी।
अब ये एंटा एसिड है, यानी आपके हाथ पे तेजाब गिरे तो ये स्किन जलेगी, बर्न हो जाएगी, जख्म होगा, और उसके बाद कोई कहे कि यही तेजाब थोड़ा थोड़ा इस पे लगाते रहो तो ये जख्म ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक होगा या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा बिल्कुल। तो फिर कौन बिगाड़ रहा है? यहाँ पर तो खला तो है। अच्छा डॉक्टर साहब आ जाते हैं, आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये भी बात की कि जो होटल्स होते हैं, ये जो लोकल रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पर खाना जो है वो ठीक नहीं होता। आप ये भी कहते हैं कि मैं वहाँ से खाता भी नहीं, ऑयल्स का भी होता है। दूसरा जो तंदूर है वहाँ पर रोटी जिस तरह से आटा गूंदा जाता है वो बाहर हाथों से भी गूंद रहे होते हैं, अपने पाँव से भी गूंद रहे होते हैं। वो लोग क्या करें? और दूसरा हम अगर किचन घर की बात करते हैं तो घर का खाना घर के किचन में क्या होना चाहिए? फैमिलीज़ में जो अक्सर ख़वातीन होती हैं किचन तो संभालने वाली वो हैं, तो उन औरतों को, उन किचन चलाने वाली माओं को आप क्या मैसेज दें? देखिए, हमें मम्मी से माँ की तरफ जाना है। औरत अगर घर में ताज़ा पकाए और ताज़ा खाए, ये कुरान का फ़ैसला है। और कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम ये अगर बात करते हैं ना कि जी हर काम को हम कुरान में क्यों जाते हैं, कुरान ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी करने का तरीका दे रहा है आपको, बेशक, और उस पर हमें रहना है। जो उस देखिए, दो तरह के आपको लोग मिलेंगे यहाँ पे कहीं भी पब्लिक में, एक बिलीवर है, एक नॉन बिलीवर है। तो मुझे तो बिलीवर से बात करनी, मुझे नॉन बिलीवर से कुछ नहीं करना। वो जब तक बिलीवर नहीं होंगे मैं उसको क्या कह सकता हूँ? लेके तो आना है सर, कुरान की आप आयत दे सकते हैं, वाला दे सकते हैं, बिलीवर होना या ना होना उसका काम है। ठीक। बात यह है कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, सूरह काफ में साहब काफ के साथ जब अल्लाह हम कलाम होते हैं, उनको उठाया गया तो उन्होंने कहा जी अल्लाह मियाँ अभी तो हम अभी सोए थे, अभी तो आँख ही लगी थी, अभी ऊँग ही आई थी। तो फिर उनमें से एक ने कहा अल्लाह मियाँ हमें भूख लगी, अब क्या करें? तो अल्लाह ने कहा अब अपने में से किसी एक को जो सिक्के तुम्हारे पास हैं उनको देकर बाजार भेजो और वह तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लेकर आए। तो अल्लाह ने उसे तरीका भी दसिया है कि किस तरह का कैसा मंगवाना है। अल्लाह ने फरमाया फल यनजुर अय्युहा अज़का तामन, कि उम्दा और तरोताज़ा, अज़का तामन उम्दा और तरोताज़ा लेकर आए। सही। अब हम अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं? बेकरियों पे। तो फिर कैसा लेके आ रहे हैं? दूसरी बात, सूरह बकरा है, चैप्टर नंबर 2 है, वर्स 259, फनजुर इला तामे का व शराबे का लम यतसन्ना, क्या इंसान अपनी खुराक खाने और पीने वाली चीज़ों पर गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है? तो हमें गले सड़ने के गौर करना है, फ्रिज में चीज़ें गल सड़ रही हैं या नहीं, ऐसी है। टमाटर गल सड़ रहा है फ्रिज में पड़ा या नहीं, गल सड़। तो फिर हमें खुद सोचना है ना कि कुरान सिर्फ हमें सिर्फ सवाब के लिए नहीं आया, कुरान रहनुमाई कर रहा है, ज़ाब्ता हयात है, उसको समझना पड़ेगा। और वही कुरान के अंदर अल्लाह ने हमारी सेहत का हेल्थ मोटो दिया है पूरा, और वो पता है क्या है? सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ, हद से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इसराफ का दर्ज देता। इसराफ। तो हम कैसा खा रहे हैं? एक किचन में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये बता दें। किचन में क्या होना चाहिए? जैसा किचन है आज का आपका, ये उस वक़्त ज़्यादा अच्छा था जब ख़वातीन नीचे बैठकर आटा गूंदती थी, नीचे बैठकर पकाती थी। ये जो हमने स्टैंडिंग किचन कर लिया ना, इसने हमारे कमर के मोरों का, इसने हमारे घुटनों को भी खराबी की तरफ ले गया। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। औरत बैठती है नीचे बैठ के आटा गूंदती है? नो, एक्सरियत की बात कर रहा हूँ। नहीं है, एक्सरियत नहीं है ना। स्टैंडिंग किचन है, उसी पे शलब पे खड़े होके वहीं पे आटा गूंद लिया, वहीं पे रोटी, वहीं पे सब कुछ, वहीं सालन, वहीं खड़े होके सब कुछ। तो फिर वो कहती है मेरे कमर में दर्द, मेरे मोरे गए, मेरे L4 L5 S1 निकल आया, मेरे शटिका हो गई, मेरे गर्दन के मोरों में मसले बन गए। ओ भाई, वो जो था, चले सब कुछ सहूलतें आपको दी, जो भी इंसान ने दे दी। अल्लाह की नमाज 5 वक्त उस तरह से बैठकर, उठ बैठकर पढ़ लो जैसे उसने दी है, तो यकीन करें फिर भी कुछ नहीं होगा। हमने उसको भी शार्ट कर लिया, कुर्सी पे बैठना शुरू कर दिया, गोडे नहीं हिलाने। तो जिस चीज़ को आप हरकत नहीं देंगे वो उधर और मुंजमद जामद होते चले जाएंगे। फिर कोई डॉक्टर लाहौर का मरूफ आपको ये कहेगा 32 लाख रुपए दे गोडे नवे पवा लो। एक गड्डी दे गोडे नहीं बलालगंज च पवा लो, लेकिन पवा रहे हैं सर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हकीमों को ज़्यादातर उतना मुआशरे में सही क्यों नहीं समझा जाता? अक्सर हम देखते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी पे हकीम बात कर रहे होते हैं, तो क्या सिर्फ हकीम ही इस मौजू को लेके बात कर सकते हैं? क्या वजह है कि आप इसको किस सर बात पता है क्या है? बात यह है
कि अगर इसकी भी बात करें तो आप इसका इलाज देख लें, वो भी आपको सिर्फ तिब में मिलेगा, मेडिकल साइंस में बाकी है ही नहीं, अच्छा नहीं है। डॉक्टर अपने इलाज के लिए अच्छा हकीम ढूंढता है, हो हकीम तबीब हो, अच्छा। हकीम नहीं, तबीब हो पूरा, ढूंढता है। दूसरी बात यह है कि हमने तबीब का जो रोल था ना, तबीब का रोल, वो हमने मसख कर दिया, हमने उसको बिगाड़ दिया, हमें किसी ने उससे मुतनफ़र कर दिया। और वो 150 साल या इससे ज़्यादा तारीख नहीं है उसकी, ये जो फरंगी तिब है। सही है। मुझे ये बताइए, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं यहूदा नसारा तुम्हारे खुले दुश्मन है, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, सही। और हम उनकी दवाइयाँ खा के समझते हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा, यूदुन सारा की दवाइयाँ खाने से हम ठीक नहीं हो सकते, ये आपकी लॉजिक है? नहीं, मेरी लॉजिक नहीं है, केमिकल सारा है और केमिकल ठीक नहीं कर सकता। लेकिन किसी हद तक अभी तक अब मुझे बताएं, चलें अभी तक बताइए, कोई दुनिया में एक मरीज़ लाएं जिसका हेपेटाइटिस अंग्रेज़ी गोलियों से, अंग्रेज़ी टीकों से नेगेटिव हो गया हो, नॉट डिटेक्टेड के कौम के ऊपर लगाया हुआ है उसको, नेगेटिव नहीं होता। पीसीआर की नॉट डिटेक्टेड का मतलब ये होता है कि डिटेक्ट नहीं हुआ, नजर नहीं आया। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि नेगेटिव सही हो गया, ओके हो गया, ठीक हो गया, वायरस हो गया वगैरह वगैरह। वो मरीज किसी को खून देने के काबिल नहीं है अभी भी, तो वो एलाइजा मेथड देखे अपना, और एक पेशेंट नहीं मिलेगा, लेकिन गोलियां और टीके कितने बिक रहे हैं रोजाना, आप वो भी अंदाजा कर लीजिए। एक चलें, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप ज़रा चेक करें, फरंगी तिब की किसी भी एक दवाई का नाम आपने बताना है, ढूंढना है कि जिस एक गोली का नाम, एक कैप्सूल का नाम आपने ढूंढना है, किसी एक दवाई का नाम बताना है आपने, जो 1 2 4 5 10 नहीं, जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो। अगर आपने ढूंढ लिया, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती हो, आपने ढूंढ लिया, मैं आपको 5 लाख रुपये, आपको कह रहा हूँ, आपको 5 लाख दूंगा। इलाज मतलब सिम्टम्स को कम कर सकती है ये सर इलाज की बात हो रही, सिम्टम घट करन नहीं बैठे थे ना, सिम्टम घट कर करके कौम के गुर्दे फेल हो गए, कौम जिगर तो बेकार कर बैठी है अपना, कौम ना बड़ा कुछ हो गया, लोगों के साथ वो कुछ हो गया आपको अंदाज़ा नहीं है। हम लोग इलाज के लिए गए, ट्रीटमेंट के लिए गए, लेकिन वहाँ लफ्ज़ ट्रीटमेंट है ही नहीं, मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट, तो फिर लोग पेन के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए गए या ट्रीटमेंट के लिए गए? पेन मैनेजमेंट। तो कौम को ये समझना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट कहाँ है और मैनेजमेंट कहाँ है। एलोपैथिक सारे का सारा सिस्टम मैनेजमेंट, जस्ट ओनली मैनेजमेंट, डंग टपाओ। तो क्या दूसरी साइड पे आ जाएं, दूसरी साइड पे आ जाएं, तो तबीब का जो रोल था ना, मैं आपको वो दे दूं। तबीब अपना तशखीस करना जानता है, तबीब अपनी दवाई बनाना जानता है, तबीब खुराक और परहेज को डिफाइन करना जानता है, तबीब जो है वो अपने पेशेंट्स का इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, लाइफस्टाइल को समझता है और बदलना जानता है। सही। जिसको अपनी दवाई बनानी आती है, उस तबीब को हम ये कह रहे हैं कि इनू पता कख नहीं, और जिन्हों दवाई बनानी नहीं आती ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰਜ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਗਏ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਰੀਜ਼ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, अगर एक खान की बजाय जमा करता रहिंदा तो अज वो बड़ा अच्छा एक मैडिकल स्टोर हुंदा, तो वो बच्चे जिहड़े नौकरी लभ रहे हैं वो मैडिकल स्टोर चला रहे होंदे, तो उन्होंने घर के हालात बहुत अच्छे होंदे शायद। इहदे तो इलावा उन्होंने कोई फायदा नहीं होया। अच्छा, सही। डॉक्टर साहब, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि हकीमों ने भी तो पीछे लगाया ना लोगों को। किस बात? कभी किसी सांडे का तेल बेचा जा रहा है, फिर ये बेरूनी नहीं सर, ये नहीं, ये बातें पुरानी हो गई। अगर अभी सुन लेना, अभी अगर हैं और सर अभी हैं तो आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर अपने पास क्वालिफाइड फार्मास वो जो है डिस्पेंसर और अपने पास क्वालिफाइड नर्स क्यों नहीं रखता? अपने क्लिनिक के उत्ते वो एक गरीब का मुंडा लभ लैंदा है, बड़े आसान ना रुपये 50 पढ़ाए, शाम ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪੈਂਸਰ, ਕੰਪਾਊਂਡਰ, ਨਰਸ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਐਕਰੀ। ਔਰ ਕੁਐਕਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ
आप कह रहे हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो कौन कर रहा है उसको ये ट्रेनिंग किसने दी अपने क्लिनिक पे? वो क्वालिफाइड, उसने क्वालिफाइड डिस्पेंसर क्यों नहीं रखा? क्योंकि क्वालिफाइड जो डिस्पेंसर होगा वो तनख्वाह अपनी हिसाब की लेगा। और ये जो हमने लड़का पकड़ा, कोई मैट्रिक पास या कोई अंडर मैट्रिक, या जिसके घर वाले कहते हैं जी शाम को आके स्कूल तो बारह फिरदा है, डॉक्टर ने कहा मेरे क्लिनिक पे भेज दो, कुड़ियाँ बननियाँ वल मैं सिखा देना। ठीक है, अगला डॉक्टर साहब सवाल मेरा ये कि हकीम हिकमत में ये कहा जाता है जी मास्टरबेशन एक नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है, बहुत सारे डॉक्टर ये कहते हैं कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या अपना नजरिया? सर मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा इस वक्त। ये भी एक तो मसला है ना सर, नहीं इस पे तो करूँगा, आप नहीं करूँगा तिब तो आप सर, नहीं स्पेशली इस पे करूँगा। बात करती है। सर नहीं करूँगा इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को किसी भी चीज़ को ज़ाया करने से मना फरमाया कि अपने आप को किसी भी चीज़ में, अपने आप को हलाकतों में, अपने आप को हलाकत में ना डालो। लेकिन दूसरी तरफ आप थोड़ा इस्लाम का भी हवाला देते हैं। गांधी साहब कहते हैं कि एक नेचुरल चीज़ है, कोई अगर मास्टरबेशन करता है तो ये इस्लामिक पॉइंट सर मैं गांधी साहब के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, वो आप अपने अपना- पॉइंट ऑफ से अपनी राय तो देखते दे सकते हैं। हैं। सर वो अपने हिसाब से देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग उसको follow चलें, करते हैं। हम मुझे ये बताइए, फॉलो करते होंगे, मुझे ये बताइए हम उन बच्चों का टाइम से शादी क्यों नहीं करते? क्यों एक लड़की जो है वो आज भी जहेज के लिए बैठी है कि हमने उसका जहेज उसने देना है? और क्यों एक बाप जो है वो जहेज बनाते बनाते इतना बूढ़ा हो जाता है कि अच्छे रिश्ते निकल गए? क्यों उसकी शादी पे जाकर हम लोग इतना खाते हैं और फिर बातें भी करते हैं कि इन्हें खुआया की है? क्यों? आपका दीन फिर अगर बात करेंगे तो फिर गांधी साहब को या किसी को भी ये भी कहना पड़ेगा कि दीन आपका ये कहता है कि निकाह मस्जिद में है और वलीमा लड़के वालों ने करना है, लड़की के यहाँ तो रोटी की बात ही कोई नहीं है। तो कौन कह रहा है कि 200 बंदे की बारात लेके जाएं हम उसकी तरफ? सही। इंडोनेशिया कहाँ शादी करता है? इंडोनेशिया में पता है निकाह कहाँ होता है? वो सारे के सारे बैतुल्ला में आके या हज पे या उम्रे पे आके वहाँ निकाह करते हैं, और वहाँ एक उनका आलम दीन लेके आता है और गुरु लेके आता है, इज्तमाई लोगों को लेकर आता है, कपल आते हैं, शादी करते हैं, वहाँ पे निकाह होता है, उसके बाद अपनी लाइफ स्टार्ट, और उसके बाद वापस जाते हैं। लड़के बड़े जस्ट एक अपने 5, 7, 10, 20 लोगों को, वलीमा कितने लोगों को है? कहीं लिखा है कि 200, 400, 1000, 5000 बंदा इकट्ठा करना है? अगर तो हम ये न्योंदरे के लिए कर रहे हैं तो फिर मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उस आज लड़के की शादी, लड़की की शादी टाइम से हो जानी चाहिए, हम क्या कर रहे हैं? नहीं जी मुंडा हले पैरों से नहीं खलोता, मैं क्या खड़ा होए उठ के दिखा, उन्हें क्या खड़ा हो गया, मैं क्या चल के दिखा, मैं क्या पैरों से खड़ा जे तुरदा फिरदा पे, करो ब्याह। सही, कोई नहीं चलिए, कर अगर वो तो एक फाइनेंशियली मसाइल हैं, लेकिन अगर मास्टरबेशन के नुकसान क्या हो सकते हैं? अगर यंग अब अडल्ट्री एज में पहुंचता है तो उसको पता होना चाहिए। आपकी लोग बात सुनते सर हैं, देखें, थोड़ा सा ये अगर- जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा ना तो उस वक़्त उसके लिए बेशुमार मसाइल हैं, अज़दवाजी ताल्लुक़ में बेशुमार मसाइल हैं। ठीक है, सिर्फ इतना, इसलिए कि जो हमारी कौंसल्स है ना वो इस बात के ऊपर हमें ज़्यादा इजाज़त नहीं है बात करने की। मैं उन अच्छा, चीज़ों को कौंसल भी आपको देख मना करती है सर, कि इस मौजू को डिस्कस न किया जाए। इतना ना, इस तरह ना करें, इसको ओपन नहीं हम कर सकते, इतना नहीं कर ये सकते। पोशीदा मामला है, जो है उसको वहीं तक रहने मेडिकल दें। साइंस तो इसको बड़ी सर खुलेआम मेडिकल डिस्कस साइंस को करने देना, मेडिकल साइंस भी उनकी, वो सारे वहीं पे बैठे भी वही हैं सारे के सारे, उनकी बात और है। और अगर एक तबीब उठ के खुल के बात करे नहीं, इस तो खुल के उसके बात लिए ना मसले। करने के पीछे कोई वजह भी तो, लॉजिकली कोई वजह भी तो हो सकती है ना, थोड़ा सा उसको अगर आप बता दें। छोड़ें इसको। पब्लिक हम इस बात पे नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बात यह है कि वो बच्चा जब उस प्रैक्टिकल लाइफ में पहुँचता है तो उसके लिए बेशुमार मसाइल हैं। वो उस वक़्त वो खेती और उस खेती में वो हल चलाना, जो अल्लाह ने कुरान में कहा कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, इसमें जब चाहो जिस तरह से चाहो हल चलाओ, ये तुम्हारा लिबास है। वो उस वक़्त इस काबिल इतना अच्छा किसान नहीं रहता उस खेती के लिए, ठीक है, इसलिए उसको अपने आप को इस तरह ज़ाया नहीं है। लेकिन एक तरफ आप ये कहते हैं कि उस पर बात नहीं करनी चाहिए, दूसरी तरफ आप ये हिकमत में ये ज़्यादातर कहा जाता है मर्दाना कमज़ोरी। तो सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी है या जनाना कमज़ोरी भी हो सकती है? सर होती है, वहाँ भी होती है। इस पे क्यों नहीं बात? वहाँ भी होती है, वो भी होती है। ज़्यादातर ये चीज़ क्यों हाईलाइट? सर वो भी होती है, वो वहाँ पे अल्लाह ताला ने शर्म व हया का जो पर्दा एक औरत के लिए उसको रखा है ना, उसमें वो बात नहीं करती। लेकिन वही कपल जब किसी के पास बेऔलादी और उसके इलाज के लिए जाता है तो वहाँ वो बंद कमरे में वो खातून भी बहुत सारी बात करती है जो हम यहाँ नहीं कर सकते।
वो भी कहती है, ठीक। उसके भी अपने मसाइल हैं, लेकिन ये है कि उसकी अपनी सेहत अच्छी नहीं, उसके अपने मसल्स अच्छे नहीं, सबसे बड़ा उसके अपने ऊपर एक डिप्रेशन है, उसके लिए कई सारे मसले होते हैं। वो जो इस आदत में पड़ चुका है ना, वो भी इस आदत से जान छुड़ाना चाहता है, सही। वो भी चाहता है मैं इस आदत से निकलूं। तो बात यह है कि अगर टाइम से शादियां कर दी जाएं तो इस तरह के मसले ही ना हो। आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कॉमन है जी। यंग बच्चों में, बड़ों में, ख़ातीन में, स्पेशली यंग ख़ातीन में। जी। तो इसके पीछे तिब क्या रिसर्च रखती है, तिब क्या कहती है? चूँकि मेडिकल साइंस तो कहती है जी आपने कुछ डाइट के हवाले से अगर नहीं फॉलो किया, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं। तिब इस पे क्या नजरिया रखती है? तिब ग़िज़ा को देखती है सबसे पहले कि आप ग़िज़ा किस तरह की ले रहे हैं। आप जो ब्रायलर मुर्गी ले रहे हैं, इसके अंदर जो एस्ट्रोजन हार्मोन लग रहा है, हाँ, जो उसको वो हार्मोन दिए जा रहे हैं, जिसमें से उसको फुलाकर आप जो है वो बॉडी बिल्डर वालों के सप्लीमेंट की तरह से आप उसको 21 दिनों में 25 दिनों में आप उसको 1.5-2 किलो की एवरेज के साथ मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो वो आप क्या समझते हैं वो खा के तो हमारे हार्मोन सीधा रहेंगे? लेकिन वो तो मीट है, वो तो प्रोटीन मिलेगी। लेकिन आप कहाँ जो से लॉजिक प्रोटीन है? कहाँ से प्रोटीन है? लॉजिक दे रहे हैं, कहाँ प्रोटीन है उसके अंदर, ये बताइए। अगर उसमें प्रोटीन होती तो अपनी टांगों पे खड़ी होती, भागती, जंप करती मुर्गी की तरह से। आप मुर्गी और ब्रायलर का मुवाजना कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन है। आप उस मुर्गी को जरा पकड़ के दिखाएं ना, आपके जैसे, मेरे जैसे, आपसे, मेरे और आपसे भी छोटे यंगस्टर लड़के, आप 15, 20, 50 लड़कों को पीछे छोड़ दें, मुर्गी पकड़ के दिखाएं, वो है प्रोटीन। लेकिन वो तो एक खुली फिजा में रहती है, वो बंद जगह पे रहती है, उनको फीड दी जाती है, मे भी इसी वजह से भी हो सकता है। तो फीड में क्या कुछ है ये नहीं पता आपको? फीड में जो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं वो तो एक वक्ती तौर पे होता है, लेकिन उससे तो वो जिसने खाए हैं वो आगे कन्वर्ट नहीं होंगे? उससे तो उसका जो ऑर्गन है वो डैमेज हो सकते हैं। फर्ज करो मैं अगर कुछ खा रहा हूँ तो मेरा जिस्म तो तो फिर आप बीमार खा रहे हैं ना। मैं अगर वो डैमेज है, उसका ऑर्गन डैमेज है, तो आप डैमेज ऑर्गन खा रहे हैं। मैं कुछ ऐसे फर्ज करें मैं मीट नहीं खा रहा, मैं कुछ और चीज़ खा रहा हूँ जिससे मेरे ऑर्गन्स डैमेज होंगे, लेकिन मेरी जो प्रोटीन है, बॉडी के जो मसल्स हैं, वो तो नहीं डैमेज हो सकते। कैसे नहीं तो हो इसी सकते? तरह अगर कैसे नहीं हो सकते? आप देखिए ना, मुर्गी का बता, आप देखिए ना, आप कह रहे हैं कि वो मुर्गी खा रही है तो मुर्गी को प्रॉब्लम होगी, मुर्गी के जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो वो डैमेज होंगे। तो वो जब डैमेज ऑर्गन आप खाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। सारे ऑर्गन्स नहीं खाए जाएंगे ना, आप प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन कहाँ है भाई? उसमें क्या है? आप किस में? उसमें प्रोटीन होती तो अपनी टांग पे ना खड़ी होती। प्रोटीन नहीं है। नहीं है, कहा जाता है प्रोटीन फॉर्म्स, हाँ, प्रोटीन कोई नहीं है। प्रोटीन उस मुर्गी में प्रोटीन है। तो आप ज़रा पकड़ के देखिए उसको, कितना भागती, कितना उछलती है, पकड़ेंगे। जिसमें एनर्जी होगी ना सर, प्रोटीन उसमें है। जिसको प्रोटीन की खुद ज़रूरत है उसको प्रोटीन बना रहे हैं हम। तो हमें क्या खाना चाहिए? चिकन को छोड़ दें, देसी अवेलेबल नहीं है, फिर क्या खाएं? कौन सा गोश्त खाएं? कौन सा खाएं? आप बताएं। इस वक्त सबसे अच्छा जो गोश्त है ना, इस वक्त इंसान का खुद दुश्मन हुआ पड़ा है। इस वक्त सबसे अच्छा गोश्त जो है ना, वो दुम्बे का है। दुम्बे का? जी, जो कि आपको पहाड़ों पे चरता है। पहाड़ों की जड़ी बूटियाँ जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, या जो नेचुरल ऑर्गेनिक फूड है उसका, वो उन जड़ी बूटियों को खाता है और चश्मों का पानी पीता है। हमने अपने बकरे को भी नहीं छोड़ा, हमने उसके साथ भी फीड और मुख्तलिफ, आप कुर्बानी पे देख लें, जानवर इतने बड़े बड़े और कैसे आ गए, उसको भी फीड आ गई, सही, उसके भी अंदर टीके आ गए। ऐसे इंसान ना अपने आप का खुद दुश्मन हुआ पड़ा है। सही। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इसी से आएगा? आप काले चने मिलते हैं, काले चने शोरबे वाले बना लें, उसका सिर्फ शोरबा इनटेक करें, आपको प्रोटीन मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं बकरा खाना। ये अल्टरनेटिव कह रहे हैं। हाँ जी, अल्टरनेटिव। आप मूंगी की दाल छिलके वाली ले लें, उसको पतली बना लें, आपको उसके अंदर वो मिल जाएगी, प्रोटीन मिल जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है, ठीक है। आपको अगर, मुझे इस साल पूरे में देसी अंडा नहीं मिला, जनवरी टू जुलाई तक बैठे हैं, 2 दफ़ा मुझे अंडा खाना नसीब हुआ है। एक दफ़ा ये इधर मेरे साथ एक दोस्त होते हैं, आसफ साहब हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे कज़न हैं, उनके बेटे हैं। एक दफ़ा मैं इनके गांव गया हूँ अपने, तो ये भी वहीं का है, तो इनके घर गए तो उन्होंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं देसी, जिसके साथ मुर्गा भी है। तो मुझे उनके घर से 1-2 अंडे उनके घर में खाने को मिले, और जब हम चलने लगे तो मैंने उनसे कहा कि कोई अंडे वगैरह कोई बेचता हो तो बताएं, जितने का हो मैं ख़रीद लूँगा। अगर 50 का है तो 60 का ख़रीदने को तैयार हूँ, कोई अंडे बेच दे। अंडे कोई नहीं बेच रहा। आपको ही नहीं। उन्होंने कहा कि जिसने भी मुर्गियाँ रखी हुई हैं बेचता कोई नहीं, इसलिए कि वो जिससे पूछो वो कहता है जी असी अपने आस्ते ने,
हमने खुद खाने हैं। अच्छा, मुझे किसी ने, फिर एक और रिलेटिव थे, मुझे उन्होंने एक शॉपर के अंदर थोड़ी सी तूड़ी डाल के, जो भूसा होता है हाँ, उसी तूड़ी, में। वो डाल के, तो उन्होंने उसमें कोई 5-7 अंडे रख के बीच में शॉपर में हमें दे दिए। मैं गाड़ी में रख कर लाहौर ले आया। जब घर आए तो मैंने वो 1-2 दफ़ा मिले। अब 2 दफ़ा अगर नहीं 2 दफ़ा के ज़्यादा नहीं खा सका, हाँ तो फिर मैं मर नहीं गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो संडे हो या मंडे, मत खाओ वो अंडे जिस अंडे में से बच्चा नहीं निकलता। अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब, ये भी आपका शिकवा हम पूरा करेंगे। हम आपको वाफर मकदार में देसी अंडे वो भी आपको पेश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और आखिरी जो सवाल वो ये है कि आप अक्सर बात करते हैं ये जो इसको कहते हैं जिगर की जो डिटॉक्सिफिकेशन, लेकिन मेडिकल साइंस ये कहती है कि जिगर की कोई डिटॉक्सिफिकेशन नहीं, कोई ऐसा कहवा नहीं है, कोई ऐसी रेमेडी नहीं है। क्या ये तो सोशल मीडिया पर आ पड़ा है। हाँ। इतनी रेमेडीज है उसके ऊपर। मैं पहले कह रहा हूँ कि वो जो डॉक्टर बना है उसको वो खुद ज़रा अपना कल्याण बह के हिसाब ते करे ना, मैं बनया की हैं। अभी पिछले दिनों मेरे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद थे, मैंने पूछा कि लीवर को डिटॉक्स करने का क्या कोई है तरीकाकार है? कहते जी वो जो कहवा है या चाय है वो एक फ्रॉड है। कोई कौन ऐसा सी जैसे- चाय, कौन सा कवा फ्रॉड है? ये जो जिंजर का कहवा कहा जाता है या कुछ और जो हकीमी नुस्खे सर बताए। सबसे पहले, अच्छा उसने वो पढ़ी नहीं ना, तो उसकी डोमेन नहीं है, वो अपने उसका है, जो उसने पढ़ी है वो वहाँ तक है, इसलिए उसको वहाँ का मसला नहीं है, इसलिए उसको वहाँ का पता नहीं है। जो इधर बैठा है वो टेबल के जो दूसरी साइड, अब मेरे पीछे क्या है मुझे नहीं पता, तो जो मुझे मेरे पीछे है मुझे नहीं पता, बट आपको पता है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। लेकिन जो आप मुझे देख रहे हैं आपके पीछे क्या है मुझे पता है। तो बात यह है कि डॉक्टर्स को पता है क्या है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर एक पैनल यहाँ पे इस मुल्क में उन डॉक्टर्स का बन जाए, मैं बनाने की कोशिश में हूँ, मैं ये तो बनाने की बड़ी कोशिश अच्छी में चीज़ हूँ, है। एक ऐसा पैनल बने, ले चले मैं आज इसकी ऐलान करता हूँ, मैं ओपन दावत देता हूँ उन डॉक्टर्स को जो चाहते हैं कि मरीज ठीक हो, सही, या वो चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका आए कि बीमारियों से लोगों को निकाला जाए, सही। तो सर वेलकम। मैं उनके साथ या वो मेरे साथ आएँ, हम मिलकर चलते हैं, हम मिलकर चलाते हैं इस चीज़ को।